Namaste and welcome my dear viewers and students to Vedanam Education। मैं रिद्धि सर आज आपको क्या सिखाने वाला था मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं क्या सिखाने वाला था? मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो यही सिचुएशन का ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए, इसका सॉल्यूशन आज हम हमारे ये वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम के लिए सब तैयारी तो करते हैं, सब याद करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके सब भूल जाते हैं। कितने सारे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो हमें पूछते रहते हैं, सर 3 महीना ही बाकी रह गया। वो अभी जागे हैं बाय द वे। 3 महीना ही बाकी रह गया, अभी इजीली कुछ चीज याद रखने का कोई तरीका बता दीजिए। सही तरीके से पढ़े उसका कोई तरीका बता दीजिए। सही तरीके से पढ़े और वो याद रह जाए, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए। तो आज हम हमारे इस वीडियो में वही सारा सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे, वही सारा सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हाउ शुड वी स्टडी एंड स्टडी करने का सही तरीका क्या होता है। तो आज हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सही तरीके से स्टडी करते हैं तो हम जो पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी याद कर पाएंगे, और जो हम याद करते हैं वो बहुत समय तक हम याद रख पाएंगे। तो इसीलिए हमें आज ये जो सॉल्यूशंस है वो एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो को एंड में 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक तो आपका सीबीएसई 2023-24 रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और एक यही जो प्रोसेस है, ये जो स्टडी प्रोसेस है, ये प्रोसेस को और कैसे बेहतर बनाया जाए, वैसा 3 टिप्स दिया हुआ है। ओके, तो आप एंड तक देखिए इसको। बच्चों, आपको डॉक्टर्स पता है ना? आपको पता है डॉक्टर्स जो है वो कितना ज्यादा मेहनत करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और उनको कितने सारे मोटे मोटे किताब याद रखना पड़ता है। आपको क्या लगता है वो डॉक्टर्स कैसे इतना सारा किताब, इतना सारा पढ़ाई याद रखते हैं? क्योंकि सोचिए, आप कोई डॉक्टर के पास गए और वो आपको बोलता है, सर आप मेरे पास आए तो हैं, लेकिन ये रोग को कैसे ट्रीटमेंट करें, ये डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं भूल गया हूं। तो आप क्या वो डॉक्टर के पास रहोगे? सीधा भाग जाओगे ना? लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ, कुछ डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो उन सारे डॉक्टर्स के साथ मैंने बात किया और उन्होंने जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूं। जो स्टडी प्रोसेस बताया, जो प्रोसेस से वो सारे उतने सारे पढ़ाई याद रखते हैं, वो प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये जो प्रोसेस है ये एक कॉम्बिनेशन प्रोसेस है, जो 6 स्टेप्स का स्टडी प्रोसेस है, एंड वही स्टडी प्रोसेस में एक टेक्निक भी इन्वॉल्व है। ये जो है ये 6 स्टेप का स्टडी प्रोसेस है। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो 6 स्टेप का स्टडी प्रोसेस है ये सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद आपका एग्जाम है तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है। नॉर्मल जो बच्चे नॉर्मल टाइम में जो बच्चे होते हैं, जैसे कि सोचिए कि अभी आपने क्लास 10th चालू किया या आपने क्लास 9th चालू किया, तभी भी यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। अभी 3 महीने पहले आपका एग्जाम, 3 महीने बाद आपका एग्जाम्स आ रहे हैं, तभी भी आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप जो है, हमारे पास एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे वो इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, साइंस का हो, मैथ्स का हो, वो जो अपने पास बुक है वो रिलेटेड सब्जेक्ट का, वो बुक को हमें एकदम थॉरोली, एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट टाइम एकदम अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। बच्चों, ये पहला स्टेप का एक मैं टिप भी दे देता हूं आपको। वो टिप क्या है? वो टिप ये है कि जब आप पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, वो चैप्टर में बहुत सारे सेंटेंसेस रहता है, पैराग्राफ्स रहता है, तो आप अपना ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये जो उंगली है, ये उंगली को हमेशा वो लाइन के नीचे रखना और फिर पढ़ना। तो उससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। आप जो पढ़ोगे वो फोकस के साथ पढ़ पाओगे और वो आपके कान तक जाएगा। दूसरा टिप क्या है कि जब भी आप पढ़ते हो
बहुत जोर से पढ़ना ताकि आपका आवाज आपके कान तक पहुंचे। क्लियर है? तो एक बार हम देख लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक क्लास 10 का इंग्लिश का एक बुक है। ओके, वो बुक का नाम है फुटप्रिंट्स और वो बुक में ये एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम आज एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कैसे पढ़ना है, वो टिप्स के साथ। ठीक है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अभी हम पढ़ते हैं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। ऐसे करके आपको हर एक लाइन के नीचे उंगली डाल के पढ़ते जाना है। क्लियर? इससे क्या होगा कि आप मिस नहीं करोगे, एक लाइन को छोड़ के वापस वही लाइन पे चले जाना, ये सब बहुत सारे बार होता है, तो वो नहीं होगा और आपका फोकस बना रहेगा। ठीक है, ये ऐसे करके हम पूरा चैप्टर एक बार हम थॉरोली पढ़ लेंगे। ओके, अभी हम देखते हैं ये प्रोसेस का, ये स्टडी प्रोसेस का सेकंड स्टेप क्या है। तो सेकंड स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। तो सेकंड स्टेप है रीड द चैप्टर अगेन ट्वाइस, सेकंड टाइम, एंड स्टार्ट मार्किंग द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन पैराग्राफ्स। मतलब आप ये जो चैप्टर है ये वापस पढ़ेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हम मार्क करते बैठेंगे, वो हम मार्क करते जाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो हम मार्क करते जाएंगे। कैसे, उसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका भी एक, अच्छा, वो एग्जाम्पल देखने से पहले एक इसका भी टिप है, वो टिप में मैं आपको बता देता हूं। यूज कलर हाइलाइटर्स टू मार्क कीवर्ड्स। मतलब आपके पास ऐसे जो कलर हाइलाइटर्स होते हैं ना, ये यूज कीजिए अपने बुक में सिर्फ कीवर्ड्स को मार्क करने के लिए। कभी कभार अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेंसिल का भी थोड़ा, अगर कलर पेंसिल मिले, कुछ अंडरलाइन कीजिए रेड से, कुछ अंडरलाइन कीजिए येलो से, हो गया। अगर ये नहीं मिला तो कलर पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल, ये देखिए। ठीक है, ये वही चैप्टर हम ले लेते हैं। अब इसको मैं अंडरलाइन कर करके बताऊंगा या फिर कीवर्ड्स पॉइंट आउट करके बताऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। आपको भी वही करना है जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं आपको भी करके बताता हूं। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. Everyone thought, ये हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये एक हमारा पॉइंट हो गया। That Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. तो ये 50 years को हम मार्क कर लेते हैं, unmarried को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये सब हम मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इसको हम मार्क करते जाएं। He lived with a housekeeper who worried over his health. किसके साथ रहता था? एक हाउसकीपर के साथ रहता था। क्लियर है? ओके। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever. अभी वो हमेशा खुश रहता था, लेकिन कभी कभार ये हे फीवर उसको खुश नहीं करता था, वो उसको बीमार कर देता था। ओके, ही मेड लॉक्स, क्या करता था? वो लॉक बनाता था। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। मतलब बहुत सक्सेसफुल भी था। सक्सेसफुल रहने के कारण क्या होता था, उसके पास 2 हेल्पर्स थे। ठीक है, उसके पास 2 हेल्पर थे। तो अभी अगर हम ये पूरा पैराग्राफ में देखें तो ये पैराग्राफ में हमें क्या क्या पता चल रहा है कि सबको लगता था, एवरीवन थॉट, मतलब सबको लगता था। तो ये लगता था मतलब वो क्या ऑनेस्ट नहीं था? तो इसका आंसर यही पैराग्राफ में लास्ट में आएगा। तो इसीलिए हमने इसको मार्क करके रखा। ये एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो चलो उसको मार्क करके रखते हैं। तो एवरीवन थॉट, अभी हॉरेस कैसा था? एक 50 इयर्स ओल्ड था, अनमैरिड था, और क्या इंपॉर्टेंट था
कि वो हमेशा खुश रहता था, लेकिन कभी कभार उसको हे फीवर आ जाता था। दूसरा क्या था, वो अपना बिजनेस में सक्सेसफुल भी होता था और उसके वजह से उसके पास 2 हेल्पर्स भी थे। और लास्ट में क्या, ये यस, हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। तो ये जो क्वेश्चन था, एवरीवन थॉट, सबको लगता है, तो अभी आंसर मिल गया कि वो क्यों लगता है, क्योंकि वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। ऐसे करके हम हमारे जो मन में जितने भी हमें लगता है कि ये पैराग्राफ में या फिर ये चैप्टर में जितने भी कीवर्ड्स है वो हम मार्क करते जाएंगे। एवरी पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ में, कोई भी पैराग्राफ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी पैराग्राफ अगर हम छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में, एसएसटी में, साइंस में कोई भी पैराग्राफ से उठा के आपको क्वेश्चंस आ सकता है। तो आपको कोई भी पैराग्राफ लीव नहीं करना है। हर एक पैराग्राफ में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड जरूर होता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा और होता ही है, ये मेरा भी विश्वास है। ओके, तो आपको इस तरीके से पूरा चैप्टर को मार्क करते रहना है। ये और क्या कीजिए, 2 हाइलाइटर यूज कीजिए। अगर आपको कीवर्ड्स मिल गया तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल गया तो आप येलो यूज कीजिए। अगर आपको सोचिए कि कोई डाउट है, कोई सेंटेंस में कोई डाउट है, कोई वर्ड में कोई डाउट है, कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, आप उसको येलो से मार्क मत कीजिए, आप उसको रेड से मार्क कीजिए या ऑरेंज से मार्क कीजिए आपके हिसाब से, या फिर आप कोई भी कलर यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। तो यहां पे सोचिए, मैं ये पढ़ रहा हूं, 15 years ago Horace had served his first and only sentence in prison library. Now first and only sentence, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ये फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस तो हमें पता है, ये तो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ग्रामर में क्या होता है, लेकिन वो एक फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस वो सर्व कर रहा है, उसको सर्व किया गया था, मतलब क्या हो रहा है? मतलब वो नहीं है, ये एक डाउट है। इसका मैं अभी आपको क्लैरिफाई दे देता हूं। फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस मतलब इसको जेल हुआ था, एक ही बार हुआ था, और वो ही उसका जेल टर्म था। वो कितने पहले हुआ था? 15 years ago। 15 years ago, इसको आप येलो से मार्क कर सकते हो, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन 15 साल पहले इसको जेल हुआ था और वो एक ही बार हुआ था उसके लाइफ में। और अभी ये जो स्टोरी है, अभी उसका प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, अभी के बारे में बात कर रहा है। तो 15 साल पहले उसको ये फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस हुआ था, मतलब एक ही बार जेल हुआ था। तो ये तो पहले आपको समझ में नहीं आया था, तो इसलिए आपने दूसरा कलर से मार्क करके रखा। और क्या हुआ, अभी ये कीवर्ड भी है, और आप जब वापस ये चैप्टर रिवाइज करने आओगे, आपको हमेशा याद भी आ जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा हाँ ये इसमें मेरा जो डाउट था और मेरा डाउट क्लियर हो गया था। ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो बच्चों, थर्ड स्टेप में क्या होगा? अभी हम थर्ड स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या बोला जाता है? टेक अ सेपरेट नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग नोट्स ऑफ द मार्क्ड कीवर्ड्स। मतलब आपको याद है, हमने जो भी कीवर्ड्स मार्क किया, तो ऐसा हम करेंगे कि एक डिफरेंट हम नोटबुक ले लेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंट एक नोटबुक ले लेंगे। तो एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। सोचिए कि ये आपका नोटबुक है और आप वो हॉरेस डैनबी के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या पढ़ रहा था, तो हम अभी उसको नोट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो हमने अंडरलाइन किया, जो हमने कीवर्ड्स बनाया, उसको हम नोट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? और ये जो हम कीवर्ड्स के हिसाब से हम पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं कीवर्ड्स टेक्निक। ओके, मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया है कि यही टेक्निक के मदद से आप एग्जाम में कैसे अच्छे लिख सकते हो और एग्जाम में कैसे फुल नंबर्स ला सकते हो। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ हूं। तो वो जो टेक्निक है, वो आप कभी भी जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें एग्जाम में कैसे 3 out of 3 या 5 out of 5 शॉर्ट आंसर्स हो या लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, वो 3 out of 3, 5 out of 5 कैसे मिल सकता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो वीडियो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेप है, ये कीवर्ड टेक्निक का स्टडी एप्लीकेशन है। कीवर्ड टेक्निक में 2 एप्लीकेशन होता है, एक तो स्टडी एप्लीकेशन, दूसरा है एग्जाम एप्लीकेशन। तो ये जो है, ये स्टडी एप्लीकेशन है। अभी हम समझ रहे हैं कि कीवर्ड टेक्निक का पहला स्टेप कैसा है। तो हमने बोला था ना एकदम पहले कि ये जो स्टडी प्रोसेस है, ये स्टडी प्रोसेस में 6 स्टेप्स होता है और एक टेक्निक होता है।
वो एक टेक्निक हो गया ये कीवर्ड टेक्निक। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, सोचिए कि ये आपका नोटबुक है। ठीक है, ये आपका नोटबुक है। अभी आप जो हमने पढ़ा हॉरेस डैनबी के बारे में, वो हमें अभी लिखना है। क्लियर, उसका नोट्स लेना है। तो हम नोट्स कैसे लेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेज में हम पढ़ रहे हैं ना, वो पेज का हम नंबर लिख लेंगे, फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज लिख लिए। अभी फर्स्ट पेज में कितने कीवर्ड्स हमने पढ़ा था, वो कीवर्ड्स हम नोट करते जाएंगे। हम नोट क्यों करते हैं पता है आपको, हम नोट्स क्यों बनाते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर आगे बोल देता हूं। हम नोट्स क्यों बनाते हैं, अभी हम उसको नोट करेंगे एक टेक्स्ट नोटबुक में। आपका कोई भी एक नोटबुक, आपका हर एक सब्जेक्ट का नोटबुक अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश का इंग्लिश, साइंस का साइंस, मैथ्स के लिए अलग, एसएसटी के लिए अलग, आपका दूसरे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए अलग अलग नोटबुक बनाइए और वो नोट्स लिख दीजिए। क्योंकि उसमें आपको होमवर्क नहीं करना है, क्लास वर्क नहीं करना है, कुछ नहीं। वो जो नोट का अपने सेपरेट एक नोटबुक बनाया है, वो सिर्फ आपके रिवीजन के टाइम पे काम आएगा, एग्जाम के टाइम पे काम आएगा और बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। सॉरी, एक बार वापस चालू करते हैं। ये आपका नोटबुक है, फर्स्ट पेज इधर लिख लिया आपने। तो पहला पॉइंट हो गया एवरीवन थॉट, सेकेंड पॉइंट हो गया 50 इयर्स, और क्या था, अनमैरिड, हैप्पी था, करेक्ट। लेकिन कभी कभार उसको क्या आता था, है फीवर आ जाता था। तो ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स लिख लेना है, हर एक पेज वाइज। तो क्या होगा, अब आपको ये याद रह जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा भी है और लिखा भी है, और यही नोट्स आपको एग्जाम के टाइम पे याद आएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको इजी कर देगा आपका पढ़ाई। आपको हाँ पढ़ना तो है, आपको चैप्टर एक बार वापस पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है। लेकिन ये नोट्स आपको क्या हेल्प करेगा कि एक आंसर में क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है, कौन सा पॉइंट्स लिखना है, कौन सा मिस नहीं करना है, वो ये नोट्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी है और अपने नोट्स अपने हाथों से लिखा भी है। क्लियर। तो अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप ऑफ द स्टडी प्रोसेस। बच्चों, फोर्थ स्टेप में जाने से पहले एक बार मैंने जो बताया था बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग नोट्स लिखने का बेनिफिट क्या है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, नोट्स लिखने का बेनिफिट क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप जब नोट लिखते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है कि आप लिख क्या रहे हो। ओके, नेक्स्ट, डाउट्स अवेयरनेस, मतलब जो डाउट्स आपके थे वो तो आपने क्लियर कर ही लिए, प्लस दूसरे कलर से मार्क भी किए और उसको अभी लिख भी लिए, तो आपको अभी दिमाग में धीरे धीरे वो सेटल हो रहा है बहुत अच्छे से। तीसरा क्या है, अवेयरनेस ऑफ डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सोचिए कि डाउट्स सिर्फ सेंटेंसेस में नहीं होता है, कभी कभार आपका कुछ वर्ड्स जो है वो भी आपका डाउट हो जाता है। अगर आपको वो वर्ड मीनिंग पता ना हो तो डिफिकल्ट वर्ड हो गया, वो भी आपका एक डाउट हो गया और वो आपने लिख लिया, मतलब वो अभी दिमाग में याद रहेगा, आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होता रहेगा उसके वजह से। ठीक है, एंड लास्ट क्या होता है, रिवीजन के लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन करोगे, आप सिर्फ ग्लांस कर सकते हो वो नोट्स एंड आपको सब याद आ जाएगा। आप समझ रहे, एक बार चैप्टर पढ़ लेना है और वो नोट्स को ग्लांस कर लेना है तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो इसीलिए हमें नोट्स हमेशा बनाना चाहिए। ओके, अभी हम चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप में। तो फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि यूज कीवर्ड लर्निंग टेक्निक टू लर्न क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये जो टेक्निक है ये मैथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम ये टेक्निक इंग्लिश, एसएसटी एंड साइंस को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो हमें पढ़ के थोड़ा कुछ याद रखना पड़ता है। मैथ्स में पढ़ना कुछ नहीं है, मैथ्स में सिर्फ लिखते जाना है और प्रैक्टिस करता रहना है, करेक्ट, और याद रहेगा। ये मैथ्स अगर आप ऐसे साइंस के जैसा पढ़ने बैठोगे या इंग्लिश के जैसा पढ़ने बैठोगे तो मैथ्स नहीं होने वाला, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए आपको लिख के प्रैक्टिस करना है और बहुत प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जाके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो 50 to 60 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो अभी हम देख लेते हैं कि ये जो कीवर्ड्स लर्निंग टेक्निक है ये सिर्फ इंग्लिश, एसएसटी एंड साइंस के लिए यूज करना है। अभी ये लर्निंग टेक्निक क्या है? ये लर्निंग टेक्निक किसके लिए है? आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लिए। हमने बुक्स पढ़ लिया, बुक्स में चैप्टर्स जो है वो हमने पढ़ लिया, उसका हमने नोट्स भी बना लिया, लेकिन उसका तो क्वेश्चन आंसर्स भी है ना। हर एक एनसीईआरटी जो चैप्टर्स होते हैं, जो कोई भी सब्जेक्ट होता है, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, उन सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर्स भी तो है। वो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको कहीं ना कहीं से तो आंसर्स मिल गया होंगे, चाहे आप कोई कोचिंग में जाओगे या फिर ऑनलाइन आपको कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाता है। लेकिन वो आंसर्स, हम इतने सारे आंसर्स, एक चैप्टर में कम से कम 20-30 क्वेश्चंस है, उसका आंसर्स है, उसको याद कैसे रखेंगे? वही सेम लर्निंग टेक्निक अप्लाई करना है। तो एक मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? तो ये देखिए, ये एक क्वेश्चन आप पहले समझिए। व्हाट डज बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड? ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो अभी ये आंसर है, आप समझ रहे? ये पूरा का पूरा एक आंसर है। अभी इसको अगर हम ऐसे ही अगर हम 30-40 आंसर्स याद करने बैठे, अभी सोचिए कितने सारे चैप्टर्स है और कितने सारे ऐसे 20-20 आंसर्स होंगे। तो अगर हम ये याद करने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी हम उसको भूल ही जाएंगे, कभी ना कभी हम वो सिचुएशन में आ ही जाएंगे जब हम लिखने बैठ रहे लेकिन सब गायब हो गया दिमाग से। तो वो कैसे हम स्टॉप करें? तो उस सिचुएशन के लिए हमें वही कीवर्ड लर्निंग टेक्निक अप्लाई करना है। क्या होगा? ये जो यहाँ पे जितना भी जो सेंटेंसेस लिखा हुआ है, ये सेंटेंसेस में से वापस वही जो कीवर्ड्स है उसको मार्क कर लेना है। तो वही हम कर लेते हैं। According to Gautam Buddha, the world is affected ये हम मार्क कर लेते हैं। वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग, डेथ एंड डिके। क्लियर? उसके बाद और क्या? Therefore the wise do not mourn. Do not mourn हम मार्क कर लेते हैं। Knowing the terms of the world, nobody can get peace of mind by weeping or mourning. Peace of mind हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो पीस ऑफ माइंड कैसे नहीं मिल सकता? वीपिंग और मोर्निंग से नहीं मिल सकता हमें पीस ऑफ माइंड। रादर हिज पीस विल इंक्रीज एंड रादर हिज पेन विल इंक्रीज एंड हिज बॉडी विल सफर। तो पेन इसको हम मार्क कर लेते हैं, सफर मार्क कर लेते हैं, बॉडी ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है? He will be sick and pale, yet the dead cannot be saved from his expression of sorrow. Sick and pale मार्क कर लेते हैं, dead cannot be saved ये मार्क कर लेते हैं। Those who seek peace should draw out the arrow of lamentation, complaints and grief. Draw out the arrow ये हम मार्क कर लेते हैं। In this manner, who has become composed, peace of mind and sorrow free ये हमने मार्क कर लिया। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? हमने कीवर्ड्स तो सब मार्क कर लिए, अब हमारा वही स्टडी टेक्निक का स्टडी एप्लीकेशन, कीवर्ड्स टेक्निक का स्टडी एप्लीकेशन। क्या हम अभी इसको याद कर लेंगे? अभी बहुत इजी से हमारा याद हो जाएगा। जैसे हमने मार्क किया, मैं उसका एक छोटा सा आपको ये भी दिखा देता हूं कि जैसे हमने मार्क किया, सोचिए कि ये कीवर्ड्स हमने मार्क कर लिया है। ये मैंने लिखा हुआ था आपको दिखाने के लिए आसानी हो इसके लिए। तो ये कीवर्ड सोचिए कि हमने मार्क कर लिया है कि वर्ल्ड अफेक्टेड, सफरिंग, डेथ, वाइज, नो मोर, नो पीस, नो पेन, मोर पेन, बॉडी सफर, सिक, पेल, डेड नॉट बैक फॉर पीस, ड्रॉ एरो ऑफ लेमेंटेशन, कंपोज, पीस, सॉरो फ्री, ब्लेस्ड। तो ये हमने सिर्फ कीवर्ड्स हमने याद कर लिया। अब कीवर्ड्स क्यों याद करना है? क्योंकि अगर हम पूरा लाइन टू लाइन याद करने जाएंगे ना तो हमेशा कुछ ना कुछ हम भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ कीवर्ड्स याद रखते हैं ना, चाहे हम कुछ भी करें, कीवर्ड्स में से 1-2 कीवर्ड्स हम भूल सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कीवर्ड्स हमारे पास रहेगा ही रहेगा और उसके बेसिस पे हम सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। जब हम लिखेंगे तो हम सेंटेंस तो बना ही सकते हैं ना कीवर्ड्स के बेसिस पे।
तो हम इजीली एक सेंटेंस, एक आंसर लिख पाएंगे और कोई मेन पॉइंट्स भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम अभी याद कर लेंगे। हो गया, ये 4th स्टेप हो गया। अब 5th स्टेप क्लियर। चलिए देखते हैं 5th स्टेप में क्या करेंगे। तो बच्चों 5th स्टेप चालू करने से पहले लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन कि वेदनम एजुकेशन क्या है। हम एक ऑफलाइन कोचिंग क्लास चलाते हैं जिसका नाम है वेदनम कोचिंग क्लासेस। वहां पे बच्चे ऑफलाइन आते हैं, पढ़ते हैं, हमारे सामने बैठते हैं, हम उनको कोच करते हैं एंड बहुत अच्छा उनको प्रिपेयर भी करते हैं बोर्ड्स के लिए, उनका फाइनल जो भी उनका क्लास है उनके फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे करते करते हमने सोचा कोविड के बाद कि ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होता है, जिनको ये फैसिलिटीज मिलता नहीं है। तो उनके लिए हमने फिर ये वेदनम एजुकेशन YouTube चैनल चालू किया, जहां पे हम 8th, 9th और 10th के मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और SST के सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डालने वाले हैं वीडियोस के थ्रू, जो देखने के बाद मेरा ये गारंटी रहेगा कि आपको आपका वो चैप्टर का कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर एक्सप्लेनेशन रहेगा, क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक्सप्लेनेशन रहेगा, और वो चैप्टर में से CBSE में कोई जो क्वेश्चंस आए हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आपका अगर कोई डाउट भी रहा ना, आप वो एक बार देख लेंगे, वो वीडियोस आप एक बार देख लेंगे ना, नहीं रहेगा वो डाउट्स, ये मेरा गारंटी है आपको। तो और हम क्या चाहते हैं कि ये वेदनम एजुकेशन चैनल के थ्रू हम उन लाखों करोड़ों बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। सोचिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, या फिर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाने के लिए पैसा नहीं है, उन तक हम पहुंचना चाहते हैं, उनको हम फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारा ये मिशन अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हाँ ये वीडियोस मेरा बहुत काम का है, तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे उतना हमें पता चलेगा कि आपको चाहिए क्या, कौन से दूसरे वीडियोस हम बना सकते हैं आपके लिए, और वो आपको मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं, वो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन हो जाता है। ओके बच्चों, तो अभी चलते हैं हम अपने 5th स्टेप में। लेकिन 5th स्टेप में जाने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि 1st स्टेप में NCERT बुक को एकदम थॉरली पढ़ना है। 2nd स्टेप में हमें वही चैप्टर को वापस एक बार पढ़ना है और उसमें अंडरलाइंस करते जाना है, कीवर्ड का अंडरलाइन करते जाना है। ओके, 3rd स्टेप में हमने क्या देखा कि वही वो कीवर्ड्स का नोट्स बनाना है, वो नोट्स में लिखते जाना है। क्लियर। 4th स्टेप में हमने क्या देखा कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, उसका नोट्स भी बना लिया, अभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स का भी वैसे ही लर्न करना है। उसको हमने उसका आंसर्स को हमने अंडरलाइन किया, उसमें से कीवर्ड्स निकाले, आंसर्स में से हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया और उसको हमने लर्न कर लिया। चलो ये सब तो हमने कर लिया। ओके, ये सब करने के बाद कुछ दिनों के बाद हम वापस लिखने जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हम भूल जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हमें वही सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां पे कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन से निकलने के लिए 5th जो हमारा स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में सेटल होने लगता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 5th स्टेप क्या है। तो ये हो गया हमारा 5th स्टेप, टेस्ट योरसेल्फ, राइट द आंसर्स इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स विदाउट सीइंग। तो हमने जितना भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे, हम क्या करेंगे, रैंडमली वहां से कोई भी 5-6 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और हम बोल देंगे मम्मा, पापा या भाई या दीदी, आप बुक ले लो, आप मुझे 5 कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा के पूछो, मैं उसका कीवर्ड्स लिख देता हूं। अगर आपने ये किया, अगर कोई भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कोई भी 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछा और आपने करेक्ट तरीके से सिर्फ कीवर्ड्स भी लिख लिए और आपने देखा, आपने फिर टैली किया आपके आंसर के साथ, आंसर का जो कीवर्ड्स थे उसके साथ अगर आपने टैली किया और देखा आपने करेक्टली लिखे, मैं गारंटी देता हूं कि ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं, आपको एग्जाम से पहले भी आप जब रिवाइज करोगे ना तो आपके दिमाग में वापस बैठ जाएगा।
तो ये हो गया आपका 5th स्टेप, जहां पे आपको खुद को टेस्ट करना है। टेस्ट करना है बाय राइटिंग द आंसर्स, टेस्ट करना है बाय टेस्ट करना है लिख के। ओके, टेस्ट करना है ये देख के कि जो मैंने लिखा है क्या वो मैंने सही लिखा है, टैली करना है। जो हमारे आंसर्स ओरिजिनल आंसर्स है उसके साथ टैली करना है। क्लियर? तो ये हो गया 5th स्टेप, टेस्ट योरसेल्फ। तो बच्चों अगला जो स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, 6th स्टेप है, वो दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि 6th स्टेप जो है ना, वो सभी बच्चे हो सकता है कि ना करें, लेकिन जो बच्चे करेंगे इतना मेरा गारंटी है कि वो टॉपिक, वो आंसर्स कभी भी नहीं भूलेंगे। ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि 6th स्टेप में बोला जाता है कि एक्सप्लेन इट फॉरवर्ड, मतलब जो आपने सीखा है वो ही आप किसी और को समझाओ, चाहे वो आपका बहन हो, भाई हो, या फिर स्कूल का कोई दोस्त हो, या स्कूल में स्कूलमेट्स हो। उनको सोचिए कि किसी को वो सब्जेक्ट में वो चैप्टर याद नहीं आ रहा है, या फिर वो चैप्टर में कुछ सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आ रहा है। आप उनको समझाओ, एक्सप्लेन करो। जो आपको समझ में आ गया है आप ये कीवर्ड टेक्निक उनको एक्सप्लेन करो, उसके द्वारा आप एक्सप्लेन करो। आप देखोगे कि जब आप एक्सप्लेन करते हो इसका मतलब ये होता है कि आपका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब आप वही कॉन्सेप्ट किसी और को एक्सप्लेन करते हो, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाता है, और आप भूलने का कोशिश भी करो ना तो भी नहीं भूल सकते। तो ये हो गया 6th स्टेप, जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो ये हो गया उनके लिए 6th स्टेप, एक्सप्लेन इट फॉरवर्ड। एंड उसी में कीप रिवाइजिंग, ये लेकिन सभी बच्चों को करना पड़ेगा। ये सिर्फ वही अच्छे बच्चों को या फिर वही गिने चुने बच्चों के लिए नहीं है। ये दूसरा पॉइंट जो है, कीप रिवाइजिंग द चैप्टर्स एटलीस्ट वंस एवरी मंथ, ये आपको हर एक बच्चे को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम भूलते जाएंगे। अगर कोई बच्चा ये एक्सप्लेन नहीं भी करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, कीप रिवाइजिंग, मतलब रिवाइज करते जाना है। एटलीस्ट एक बार वही चैप्टर को, एक महीने में एक बार, एटलीस्ट महीने में एक बार वही चैप्टर को बस अब रिवाइज कर लो। कैसे करोगे? एनसीईआरटी चैप्टर एक बार पढ़ लो, जो नोट्स है एंड क्वेश्चन आंसर्स है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। जो नोट्स मतलब क्या, कीवर्ड टेक्निक के हिसाब से जो आपने कीवर्ड्स बना के रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स में जो आप कीवर्ड्स बना के रखे हैं, वो उसको एक बार ग्लांस थ्रू कर लो, एक बार देख लो, पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या, टेस्ट योरसेल्फ बाय राइटिंग 5 क्वेश्चंस रैंडमली। वापस खुद को टेस्ट कर लो, 5th प्रोसेस, 5th स्टेप, वापस खुद को टेस्ट कर लो। वही कोई भी वहां से कोई भी 5 क्वेश्चन उठा लो और उसको लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो। पूरा मैं सेंटेंसेस लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ कीवर्ड्स लिख लो। आप फिर टैली कर लो, हाँ हुआ है, ओके चलो मैं सेटिस्फाइड हूँ, हुआ है, मैं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी भी याद है। ये करते रहोगे ना तो एग्जाम तक वो चैप्टर आप भूल ही नहीं सकते, गारंटी, आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट्स, ये जो स्टडी प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है ना, ये जो 6 स्टेप्स मैंने आपको सिखाया है ना, ये अगर आप फुल फोकस के साथ ये 6 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 90% लाने में कोई नहीं रुक सकता। सर आपने पढ़ा दिया, लेकिन क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं वो फोकस ही नहीं आता है। कभी मुझे प्यास लग जाता है, कभी मुझे सोशल मीडिया का याद आता है, कभी मुझे सुसु जाना पड़ता है, कभी किसी और का याद आता है। सर फोकस ही नहीं होता। अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है ना, तो फोकस कैसे बढ़ाया जाए, हाउ टू स्टडी विथ फोकस, हाउ टू स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन, इसका भी हम एक वीडियो बना रहे हैं। इसका वीडियो भी बना के हम अपलोड कर देंगे। बट हाँ, आपको कैसे नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेल आइकन का अगर आपने दबा दिया तो जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे या फिर जो ये वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो वो आप जरूर देख लीजिए कि हाउ टू स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम जितने भी स्टेप्स थे उसका एक रिकैप कर लेंगे, लेकिन रिकैप करने से पहले वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं जो हमने
वीडियो चालू करने से पहले आपको बताया था कि हम आपको 2 इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सीबीएसई 2023-24 में बहुत फायदेमंद होने वाला है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपको एक शेयर कर देता हूँ। क्या होता है कि एवरी ईयर हम एक सेशन करते हैं। वो सेशन का नाम है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ दैट ईयर। सो इस ईयर का उसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ 2023-24। ये क्या है कि जितने भी हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स के हम जो क्वेश्चंस सीबीएसई में आ सकता है, 10th सीबीएसई में आ सकता है, उसका पूरा एक लिस्ट बनाते हैं। उसका लिस्ट फिर हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और हमारा ये 15 साल के एक्सपीरियंस से हमने ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ये बहुत अच्छे से हम फिगर आउट कर लेते हैं। एंड जिसके वजह से स्टूडेंट्स का 10 to 20% तक बढ़ जाता है। अगर आप सिर्फ वो आपके जो रिवीजन आपने किया है, रिवीजन के साथ साथ सोचिए कि आपका 29 फरवरी 2024 से आपका फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश है। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश है, उसके पहले भी तो आपके पास टाइम है। आप वो पहले जितने भी उसके दिन आप 29 को है, तो 28 से पहले आप रिवाइज कर रहे हो, आप सारा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, जितने भी बुक्स है आप सारे रिवाइज कर रहे हो। फुटप्रिंट्स हो गया, फिर फर्स्ट फ्लाइट हो गया, आप सारे बुक्स आप रिवाइज कर रहे हो। लेकिन 29 से पहले मतलब 28 फरवरी को आपको क्या करना है? आप वापस सारा करने बैठोगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के बारे में बताने वाले हैं, आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है और कुछ नहीं, सिर्फ वही रिवाइज करना है। आप देखोगे कि अगर आप ये सेशन अटेंड करते हो, और बाय द वे ये सेशन जो है ये पेड सेशन है और इसका प्राइसिंग जो है सिर्फ 129 रुपीज है, जो आपका मल्टीप्लेक्स में जो मूवी देखने जाते हो ना, उसका फीस से भी कम है। ठीक है, तो ये सेशन अगर आप अटेंड करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि लाइव, ये हम एक रिकॉर्डेड सेशन करते हैं। और आप जब रजिस्टर करते हो हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो ये 1 फरवरी को ये रिकॉर्डेड जो सेशन है ये आपके पास भेज दिया जाता है थ्रू मेल, या फिर आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाता है वो वीडियो का। तो ये सेशन, अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि आपका 10 to 20% तक नंबर्स बढ़ जाए, तो ये सेशन के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे वेबसाइट में जाना पड़ेगा, vedanam.in। वहां पे जाके आपको एक टैब दिख जाएगा, मेनू बार में एक टैब दिख जाएगा, एक पेज का नाम दिख जाएगा जिसका नाम है MPQ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, MPQ 2023-24। उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको पेज ओपन हो जाएगा, और पेज के थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे जाइए, देखेंगे रजिस्टर नाउ। तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, आपको फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म ओपन कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि आपने भर दिया है। 1 फरवरी को आपके पास लिंक आ जाएगा वो सेशन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिकैप पे। तो ये जो हमने स्टडी प्रोसेस है, हाउ टू स्टडी, हाउ शुड वी स्टडी, एंड द रियल वे, और सही तरीका स्टडी करने का, उसका एक रिकैप कर लेते हैं। पूरा प्रोसेस का एक रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? रीड एनसीईआरटी थॉरोली, एकदम थॉरोली, एकदम अच्छे से एनसीईआरटी बुक चैप्टर पहली बार पढ़ लेना है। उसके नीचे उंगली डाल के, ओके, लाइन के नीचे उंगली होना चाहिए। सेकेंड स्टेप, रीड सेकेंड टाइम, स्टार्ट मेकिंग कीवर्ड्स। अभी हमारा कीवर्ड टेक्निक आ रहा है, स्टडी एप्लीकेशन, कीवर्ड टेक्निक का स्टडी एप्लीकेशन, कि सेकेंड टाइम जब हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर है, जो भी पैराग्राफ है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हम मार्क कर रहे हैं। 2 कलर यूज कीजिए, एक तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के लिए, दूसरा कलर डाउट्स के लिए। आप वो मार्क करना चालू कर दिए, हम कीवर्ड्स फाइंड आउट करना चालू कर दिए। ओके, थर्ड स्टेप क्या है? वही कीवर्ड्स हम एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेंगे। हो गया, तो वो हमारा नोट्स हो गया, एज सिंपल एज दैट। वही कीवर्ड्स को हम एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेंगे, पेज वाइज, फर्स्ट पेज में ये, सेकंड पेज में ये, हम लिख लिए, पूरा चैप्टर का नोट्स हमारा तैयार हो गया। फोर्थ स्टेप क्या है? अब वही कीवर्ड्स टेक्निक, वही जो मार्क कर रहे हैं,
मार्क करके हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हम करेंगे आंसर्स को लर्न करने के लिए। तो जो चैप्टर हमने पढ़ लिया है उसका नोट बना लिया है, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स में जाके वो क्वेश्चन आंसर्स में जो कीवर्ड्स है वो हम नोट करते जाएंगे और उसको हम लर्न करते जाएंगे। क्लियर? लर्न करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है ये 5th स्टेप कि टेस्ट करो खुद को। आपने तो लर्न कर लिया, लेकिन याद कितना रहा वो टेस्ट करो। और याद अगर आपने सोचिए कि ये टेस्ट अगर आप करना चालू कर दिए तो आपको लगेगा हाँ मैं कभी भूल ही नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं भूल पा रहा हूं, मैं कोशिश भी कर रहा हूं तो भी नहीं भूल पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम जितना लिखते हैं ना उतना हमारे ब्रेन में ये बैठता जाता है, हमारा जो पढ़ाई है वो ब्रेन में सेटल होता जाता है, बैठता जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 5th स्टेप। और 6th स्टेप क्या है? 6th स्टेप उन बच्चों के लिए है, ये एक ऑप्शनल स्टेप है, उन बच्चों के लिए है जो कभी भी नहीं भूलना चाहते। तो उसके लिए आपको जो आप पढ़े वो आपको सामने वाला किसी को एक्सप्लेन कर देना है, आप कभी भी नहीं भूलोगे, दैट इज फॉर श्योर। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं वो टिप्स के बारे में जो मैंने आपको वीडियो चालू होने से पहले बताया था कि एक ऐसा टिप्स भी है जो ये पूरा प्रोसेस को करने के लिए एनहांस कर देता है, मतलब और भी बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे अगर हम वो टिप्स फॉलो करते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख लेते हैं कि ये टिप्स क्या है। तो ये टिप्स ये है कि स्टडी ओनली फ्रॉम प्रिंट मीडियम नॉट मोबाइल। अभी बच्चों मुझे तो ये पता है कि आप सारे लोग मोबाइल के दीवाने हो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल को साइड में रख दो प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। पढ़ाई के टाइम पे आप मोबाइल को साइड में रख दो और पढ़ाई जो करना है ना वो प्रिंट से ही करो। प्रिंट मतलब बुक के जैसे, बुक से, पीडीएफ से, प्रिंट आउट से, वही से करो, वो ही आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो गया? कलर कोड द कीवर्ड्स। कलर कोड तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, जो आप कोई भी 2 कलर चूज कर लो, जो आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको एक कलर में, और जो आपको याद नहीं रह रहा है या फिर जिससे आपको डाउट्स है उसको एक कलर में मार्क कर लो। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑलवेज यूज चेयर टेबल सेटअप फॉर स्टडीज। ये बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लेटे लेटे पढ़ते हैं, अगर हम कहीं और बैठ के सोफा में बैठ के पढ़ते हैं तो एक्चुअली में फोकस नहीं कर पाते हैं। और फोकस के लिए ये यूज ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयर टेबल में आप देखो, जब भी आप डिफरेंस देखोगे कि आप बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हो या सोफा में बैठ के पढ़ रहे हो, तो जितना फोकस आपको वहां पे हो रहा है, अगर वही पढ़ाई आप चेयर्स और टेबल्स में बैठ के कर रहे हो तो उसका जो फोकस है वो बहुत हाई हो जाता है और आपका पढ़ाई भी अच्छा हो जाता है। तो प्लीज ये 3 स्टेप आप फॉलो कर लीजिए, तो ये जो स्टडी प्रोसेस है जो हमने अभी किया 6 स्टेप का, वो और भी एनहांस हो जाएगा, वो और भी बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारा मिशन अच्छा लगा, जो आपको मैंने बताया था वीडियो के बीच में, वो मिशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए, आपको दूसरा कोई वीडियो चाहिए, या फिर आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो यही वीडियो, यही प्रोसेस के ऊपर, तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। ओके, हमें सीखने को भी मिलेगा, दूसरे जो देख रहे हैं वीडियो उनको भी सीखने को मिलेगा। ओके, हम चाहते हैं नॉलेज बढ़ाना, क्योंकि वेदनम का मतलब नॉलेज है और नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यही बोल के मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।